नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज जिस विषय को इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल पेंशन सिस्टम से। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम जब से लागू हुई है तब से यहाँ पे बहुत से ऐसे केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हैं जिन लोगों ने NPS के तहत अपने एक जो PFRDA का जो फंड है जिसमें आपका मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 10% कटौती होते हैं और 14% सरकार उसमें ऐड करती है। 24% का यह राशि कॉर्पस जो है इस जब आप सेवानिवृत्ति होते हैं तब सेवानिवृत्ति होने के बाद आप ऐसा जो एक आम बोलचाल में जो बातें की जाती है कि 60% राशि सेवानिवृत्ति पर रिटायरमेंट के समय दे दिया जाता है और 40% राशि पर जो एन्युटी यानी जो तय किया जाता है पेंशन यानी उस पेंशन की जो सीमा राशि हो वो 1000 से कम न हो तो क्या ये 40% की राशि हमेशा के लिए PFRDA के पास छोड़ देना पड़ता है? तो इस वीडियो को आप समझिएगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप बेसिक चीज को NPS में इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले जिस विषय को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि NPS में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जो कर्मचारी अभी 1 जनवरी 2004 के बाद जो आ रहे हैं और कुछ राज्यों ने भी NPS को अलग कट ऑफ ईयर में निर्धारित किया था और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया जो NPS का ही पार्ट है, यानी NPS और UPS में से आप किस में रहेंगे ये एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन यहाँ पे जब आप NPS की निकासी की प्रक्रिया को जब आपको समझना होगा तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि निकासी की प्रक्रिया में दो बातें निकासी को लेकर आप देख सकते हैं। पहला कि हम सर्विस में हैं और हम चाह रहे हैं कि NPS का पैसा वापस कैसे हम विड्रॉल कर सके, यानी जो मेरा पैसा कटा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे एक और फैक्ट है कि हम अपने सर्विस के दौरान NPS से कोई भी पैसे का विड्रॉल नहीं किए और जब सेवानिवृत्ति हुए तब हमें 60% की राशि विड्रॉल में दे दिया गया और 40% की राशि NPS PFRDA में बचा रह गया। चलिए इसी को देखेंगे कि जब आप PFRDA के साइट पे भी जाएंगे तो वहां भी आप देख सकते हैं कि विद विड्रॉवल यूटिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। सब्सक्राइबर्स यहाँ से ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसको देखिए यहाँ पे इस चीज को समझना है कि NPS में जो बातें निकल कर आ रहे हैं अभी 2023 के अगर आंकड़ों पर बात करें कि NPS में 131.25 अरब रुपया अप्रैल 2023 तक इसमें डिपॉजिट है। अभी 2023 तक अगर बात करें तो लगभग 24 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 61 लाख के आसपास में राज्य कर्मचारी, जबकि ये 23 का ही आंकड़ा है। अगर 25 के जल्द 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स केवल सरकारी क्षेत्रों में यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ से समझेंगे कि एक लेटर है 22 जुलाई 2021 का जहां पे एक बात मेंशन किया गया था कि जब कोई NPS अकाउंट होल्डर है और वह अपना जो जमा पैसा है उसको सरेंडर करना चाहता है तो किस कंडीशन में सरेंडर कर सकता है। तो देखिए इस बात को जरा यहाँ पे समझिएगा। सरेंडर करने वाला अमाउंट के विषय में जब आप NPS में आते हैं तो कौन से अमाउंट को आप सरेंडर कर सकते हैं, यानी क्या 100% अमाउंट को सरेंडर किया जा सकता है। जैसे आपका पैसा जो 10% मासिक वेतन से कट रहा है, 14% केंद्र सरकार या राज्य सरकार है वो ऐड कर रहा है, 100% पैसा वापस आप कैसे पा सकते हैं। तो देखिए इस चीज को यहाँ पे देखना है। कहता है कि आप इसको विड्रॉवल उस कंडीशन में कर सकते हैं कि जब किसी इस कारणवश आप NPS में थे और अब आप OPS की तरफ यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ आप चले गए, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, वैकेंट सीट, इन सब कारणों से बहुत से ऐसे लोगों का NPS से OPS में जाना हुआ है। तो जब आप NPS से OPS में जाएंगे तो आपका 100% जो अमाउंट होगा वो सरेंडर कर जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप उस कंडीशन में जब आप कोई बहुत गंभीर बीमारी के साथ आप जूझ रहे हैं तो आप 100% अमाउंट को आप सरेंडर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जब आपका मानकर चलिए कि जो भी कॉर्पस आपका बन रहा है अगर 5 लाख से कम का कॉर्पस है तब आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में 5 लाख से कम का अगर कॉर्पस है तब आप उसे निकाल सकते हैं 100%। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा है तब आपको निकालने में कठिनाइयां होंगे या कह सकते हैं कि आप उसे अब तत्काल अविलंब नहीं निकाल सकते। इसके कुछ और फैक्ट है जिसको आगे इसी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे 3 बातें हुआ कि जब आप NPS से OPS की ओर जा रहे हैं तो आप 100% अमाउंट को सरेंडर कर सकते हैं, गंभीर बीमारी में आप सरेंडर कर सकते हैं और 5 लाख से अगर कम आपका
जो डिपॉजिट है, तब उस कंडीशन में आप 100% सरेंडर कर सकते हैं। तो ये 100% की राशि अभी जो हमने कहा कि 10% आपका पैसा और 14% सरकार का बन रहा है। तो जब आप एनपीएस से ओपीएस की ओर जाएंगे, तब केवल जो आपका ये जो 10% का अमाउंट है, यही अमाउंट केवल आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो सरकार का 14% अमाउंट दिया गया है और इस पर जो टोटल अमाउंट पर जो इंटरेस्ट यानी जो ब्याज मिला है, ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? ये ट्रांसफर हो जाएगा सरकार को, गवर्नमेंट को, यानी जहां से ये पैसा आया है वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी केवल अगर एनपीएस यूपीएस की ओर आप जाते हैं तो 10% की राशि जो भी आपका एनपीएस में कटा है वही वापस हो पाएगा। अब विषय यहां पे देखिए, इसको जब हम लोग आगे देखते हैं तो एक एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया का एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम सेवानिवृत्ति की स्थिति में सेवानिवृत्ति की स्थिति में हम कैसे पैसा को निकाल सकते हैं, सेवानिवृत्ति के से पहले कैसे निकाल सकते हैं, और आफ्टर डेथ यानी मृत्यु होने के बाद क्या नॉमिनी को कुछ एनपीएस में चांस बनते हैं क्या? तो इसमें 3 पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जिस पॉइंट को शुरू कर रहे हैं उसमें बात क्या है कि जब सेवानिवृत्ति होते हैं तो जो संतोषजनक संचित पेंशन निधि प्रदान करता है, यानी इस बात को जरा यहां पे समझिएगा कि एनपीएस में अगर कोई सब्सक्राइबर आ रहा है और वह 25 साल 30 सालों तक वह क्या कर रहा है, अपने पैसे को पीएफआरडीए में जमा कर रहा है, उस पर उसको ब्याज मिल रहा है। ब्याज के बाद कहा जा रहा है कि एक लंबे समय तक आपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट किया है। अब पैसे को जब आप इन्वेस्ट किया है तब सेवानिवृत्ति के समय क्या आपके कंडीशन बन सकते हैं? तो यहाँ पे 3 पॉइंट में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सामान्य सेवानिवृत्ति आयु पर एनपीएस से निकासी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। देखिए यहाँ पे इस विषय को समझिएगा कि एनपीएस से निकासी किसके लिए है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। और दूसरा कहता है कि 60 वर्ष की आयु होने पर सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी अभिदाता के लिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं वहां पे भी एनपीएस अप्लाई है, तो दोनों के लिए सेम कंडीशन लागू हो जाता है। उस कंडीशन में जब देखिए यहां पे कि अभिदाता के पेंशन निधि में कम से कम 40% की कोष इस्तेमाल वार्षिकी खरीदने के लिए करना है, जिससे अभिदाता को प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराया जाए। अब एक बात को यहाँ पे इस चीज से समझिएगा कि अगर किसी अभिदाता का अगर 50 लाख डिपॉजिट है, तब अगर सामान्य कंडीशन में जब वो सेवानिवृत्ति होता है तो उस कंडीशन में उसे 60:40 के आधार पर काम करना होगा। इससे पहले जो हम 100% सरेंडर की जो बात किए, तो आप इस कंडीशन में यानी 60 वर्ष की उम्र की सेवानिवृत्ति वाली स्थिति में आप 100% सरेंडर नहीं कर सकते। आपका 60% अमाउंट जो है वह आपको मिल जाएगा, यानी 30 लाख रुपया आपको एनपीएस आपको विड्रॉ कर देगा आपके अकाउंट में। अब 40% जो अमाउंट हुआ, अब इस पर क्या होगा? एन्यूटी खरीदेगा और कहा जा रहा है कि एक फिक्स पेंशन दे दिया जाएगा। तो ये जो 40% का अमाउंट है, ये पहला कंडीशन है। अब यही बात यहाँ पे लोगों को काफी ज्यादा संशय कर देता है कि 40% अगर मानकर चलिए कि 50 लाख के ही कॉर्पस में 40% 20 लाख हो गया, तो क्या ये 20 लाख रुपया कभी नहीं मिल पाएगा? क्योंकि अगर यानी 14% जो सरकार दे रहा है, क्या वह हिडन में सरकार रख ले रही है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानना जरूरी है। अब देखिए दूसरा कंडीशन की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु से पूर्व, अगर सामान्य सेवानिवृत्ति आयु अगर निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा 60 वर्ष, तो उस कंडीशन में सरकारी सेवकों के लिए क्या विकल्प है? इस विषय को जरा समझिएगा कि अगर हम 60 वर्ष से ऊपर कितने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहां पे देखिए, संचित पेंशन निधि में कम से कम 80% पेंशन निधि का इस्तेमाल वार्षिकी को खरीदने के लिए करना है। यानी आप अपने सर्विस के दौरान आप एनपीएस से 20% का पैसा जो है विड्रॉवल कर सकते हैं। यानी विड्रॉ जो आप कर सकते हैं वह अमाउंट कितना? 20% का, यानी 80% अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? एनपीएस में छोड़ देना पड़ेगा। अब जब आप एनपीएस में 80% अमाउंट छोड़ेंगे और जब आप सामान्य सेवानिवृत्ति 60 वर्ष में होंगे, तब ये 80% वाला अमाउंट को फिर से 60:40 में तय कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने तो 20 पहले ले लिया है। अब इस 80% अमाउंट को 60:40 में तय कर दिया जाएगा। 60 आपको दे दिया जाएगा और 40 पर आपका एन्यूटी यानी पेंशन बनाया जाएगा। अब यहां तो आपने पहले ही 20% निकाल लिया। क्या इस कंडीशन में जब आपका पेंशन अमाउंट 1000 से कम हो जाएगा तब क्या होगा? क्योंकि यहां पे एक नियम है एनपीएस में कि पेंशन मासिक पेंशन 1000 से कम नहीं होना चाहिए।
तो उस कंडीशन में इसे एनुअली कर देगा और उस आधार पर आपको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया एनपीएस में दे देगा। अब यहां तीसरा कंडीशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मृत्यु होने पर एनपीएस होल्डर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं केंद्र या राज्य में, अगर उनका डेथ हो जाता है तो बचा हुआ अमाउंट 60% तो आपने ले लिया सेवानिवृत्ति के। अब बात जो आता है कि जो 40% का जो अमाउंट बनना है, ये 40% का अमाउंट क्या हमेशा के लिए जो आपके कॉर्पस में जमा था, क्या इसे छोड़ देना पड़ेगा? क्योंकि अब भी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि अगर 50 लाख का कॉर्पस बना है एनपीएस में और 60% 30 लाख अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो बचा हुआ 20 लाख जिस पर आपको एक एन्युटी पेंशन दिया जा रहा है, तो क्या ये एन्युटी जो पेंशन हो रहा है, इस पेंशन पर क्या 20 लाख जो रुपया डिपॉजिट के आधार पर जो दिया जा रहा है, क्या हमेशा के लिए पीएफआरडीए के पास छोड़ देना पड़ेगा? तो इसके लिए यहां पे क्या रूल बनाया गया है, इसमें लिखा गया है तीसरा पॉइंट पर, मृत्यु होने पर, यानी जो 40% का बचा हुआ अमाउंट है किस कंडीशन में मिल सकता है? जब अकाउंट होल्डर, एनपीएस अकाउंट होल्डर जो है, जब उनका डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को या कानूनी हकदार को वो 40% अमाउंट दे दिया जाता है। इससे पहले जो 100% जो हम लोगों ने सरेंडर वाला जो ऐप देखा था कि क्या 100% सरेंडर हो सकता है या नहीं, तो ये सामान्य कंडीशन में सरेंडर नहीं हो सकता है। जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ये सामान्य कंडीशन में ये सरेंडर नहीं हो सकता है। अब इस चीज को जरा देखिएगा कि ये जो 40% का अमाउंट तब तक चलते रह सकता है जब तक एनपीएस अकाउंट होल्डर जीवित है, यानी उसके बाद उसके नॉमिनी अथवा कानूनी हकदार को ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो संदर्भित जो बातें थे, जो रिलेटेड टॉपिक थे, ये काफी एनपीएस से कुछ महत्वपूर्ण जो बातें संशय बनाते हैं आपके एनपीएस कॉर्पस से या एनपीएस डिपॉजिट से, आपके रिटायरमेंट वाले समय के कट ऑफ ईयर से। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी था जो आपके साथ हमने साझा किया। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके शेयर कर दीजिएगा। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।